चैतन्य जीवन, इसका विजन और मिशन क्लियर है कि हमारी टीम को सबसे ज्यादा एजुकेट करना है, जिसके लिए हमारा मॉर्निंग सेशन रहता है। तो मॉर्निंग सेशन में कोशिश कीजिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को मैसेज कर पाए या कॉल कर पाए और इसमें लाने की कोशिश करें, जिससे हमारी पूरी कम्युनिटी, जो क्लब चैतन्य जीवन पूरी कम्युनिटी है, वो अच्छा, सबसे बेहतर ट्रेनिंग लेकर के और मैदान में आए। तो जैसे हमें आज का सेशन मिला है ब्लड प्रेशर के ऊपर, और हमारा जो BP9 टैबलेट है वो ब्लड प्रेशर पे कैसे काम करता है, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सर स्क्रीन क्लियर दिख रही है सर? यस सर, क्लियर है। ओके क्लियर है सर। जी जी जी। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्लड प्रेशर, रक्त का मतलब क्या है। सबसे पहले हमें ये हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि जब कोई चीज होती है तो वो किस कारण है, क्या चीज है, कैसे वो ठीक होगी, तो इन सभी विषय पे ध्यान देना चाहिए। तो पहला विषय जो आता है वो ये है कि हमें किसी भी चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, सवाल बनता है क्या है। तो सबसे पहला सवाल बना क्या है। जब हमें ये समझ में आ जाता है ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड प्रेशर हमारे ब्लड प्रेशर का जो, अगर इसे हम देखें माप, मापने के जरिए, तो इसको जब BP मशीन में, BP इंस्ट्रूमेंट में मापा जाता है, तो सामान्य इसका लेवल 120/80 या 70 होना चाहिए इसका। तो कई बार क्या होता है 120 नहीं है तो 110/70 हो जाता है, या 130/80 हो जाता है, या 120/80 रहता है। तो ये आम चीज है, मतलब नॉर्मल चीज हो जाती है एक तरह से। फिर कभी कभार हम देखते हैं कि कई बार खाना कम खाया या पानी कम पिया तो 110, या कई जगह महिलाओं का थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन कम होता है तो वहाँ ऐसी जगह 100/70 या 60 भी देखने को मिलता है। तो हम ऐसे में BP की बीमारी को नहीं समझेंगे, क्योंकि आज माना खाना पीना कम दिया है तो इस वजह से BP थोड़ा सा कम जा रहा है, तो ये कोई बीमारी नहीं है। तो इसका सामान्य स्तर हमारे दैनिक दिनचर्या, मतलब हमने आज क्या खाया पिया उस पर भी निर्भर करता है। अगर 130/70 या 80 है, या 110/70 या 80 है, तो ये सामान्य लेवल होता है। आगे, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ब्लड प्रेशर क्या है ये हमने जान लिया। जो हमारे पूरे ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, हमारे सभी ऑर्गन, सभी जो हमारे ऑर्गन है उन तक न्यूट्रिशन ले जाने के लिए ब्लड की जो सप्लाई होती है वो प्रेशर के रूप में मापी जाती है। दूसरा सवाल है ब्लड प्रेशर क्यों होता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है या फिर लो है, तो लेकिन क्यों होता है, इसके कारण क्या है, हाई होने के कारण क्या है। जैसे कई लोग क्या है, नमक का ज्यादा सेवन करते हैं। जैसे मैं अपने घर पे देखता हूँ तो जो नॉर्मल टेस्ट है नमक का, उससे भी कहीं ज्यादा हमारी मम्मी यूज करती है ना। हमारी जो माता जी हैं वो नमक का सेवन ज्यादा करती हैं। और आज हमारे घर में अगर BP किसी को बढ़ा था कभी, अब तो नॉर्मल रहता है कि उसमें हमने डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट यूज करे तो अब नॉर्मल रहता है, लेकिन BP हाई रहता था, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई रहते थे। तो उसका कारण मैंने जो एनालाइज किया वो यही था, घर में नमक ज्यादा, सबसे ज्यादा नमक का जो सेवन है हमारी माता जी करती थी। और वो क्यों करती थी, क्योंकि हमारी नानी जी डले जो होते हैं, नमक के डले चलते थे पहले गाँव में, वो डले खाने की आदत थी, तो हमारी मम्मी में भी थोड़ी बहुत आदत आ गई, उसके बाद ब्लड प्रेशर की मरीज हुई। तो अगर हम नमक को देखें तो कई लोग ऐसे हैं जैसे पता नहीं क्या सोचते हैं, नमक नमक को एक्स्ट्रा खाते हैं। तो वो नमक का सेवन हमें कम करना चाहिए। दूसरा, तनाव, कई लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तनाव ज्यादा लेते हैं,
छोटी छोटी चीजों से तनाव लेना स्टार्ट कर देते हैं। तनाव एक तरह का मतलब मानसिक बीमारी हो गया है। जब हम तनाव लेते हैं, ज्यादा प्रेशर दिमाग पर डालते हैं, तो उसमें होता क्या है, हमारी हार्ट की पंपिंग अनबैलेंस हो जाती है। कई बार ये देखा होगा, जैसे आप बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं, आपको कोई कुछ अजीब सा सुनने मिल जाए, चाहे वो रिलेशन के द्वारा मिले या कैसे भी, तो उसमें हम ना, कोई अगर बात ऐसी है जो दर्द पहुंचा रही है या गुस्सा पहुंचा रही है ना, तो हमारे दिमाग को प्रेशर कर रही है, तो हम ऐसे में क्या है, कई बार जब वो चीजें दिल में जा करके लगती हैं, तो हार्ट की मतलब दिल की पंपिंग ज्यादा हो जाती है, या कई लोग बेहोश हो जाते हैं, लो हो जाती है। तो लगातार अगर तनाव रहेगा, तो ऐसे में हमारा जो पूरा ऑर्गन है, वो पूरी बॉडी का ही जो ऑर्गन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे में इंसान ठीक से खा नहीं पाता, ठीक से सो नहीं पाता, तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तीसरा जो मुख्य कारण है वो मोटापा है। अगर हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, मोटापा हमने पाल लिया है, तो शरीर शरीर जो है मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, कई सारी अलग अलग भी बीमारियां हो जाएंगी उसमें। किडनी को भी नुकसान हो सकता है, हार्ट को, ब्रेन को, लीवर को, है ना। बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी अगर मोटापा और लाइफ स्टाइल हमारी खराब है। तो कई बार क्या है, आप मोटापे की तरफ जैसे बढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग फेज में आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, मैं हेल्दी हूँ, बहुत मोटा है, तो मतलब लोग मुझे मतलब दिखने में आप अच्छा बनना चाह रहे हैं, लेकिन आप बीमारियों को बुला रहे हैं। तो मोटापा लोगों का ये भी एक बीपी का बहुत बड़ा कारण है। अनुवांशिकता, कई बार क्या होता है, हमारे पिताजी को बीपी होता है या माता जी को होता है, उसके बाद, है ना, इसको ऐसे समझेंगे, सीधा सिंपल बता देता हूँ। अनुवांशिकता मुझे जो महसूस हुई वो कैसे होती है, जब किसी की शादी होती है और शादी के बाद हिंदुस्तान में क्या है, मतलब ये नहीं देखते कि आप फिट हैं या अनफिट हैं, है ना। शादी हो गई, शादी के बाद जब बच्चे होते हैं, तो वो अनफिट ही होंगे, मतलब हमें पता ही नहीं है हमें क्या क्या रोग पाल रखे हैं, हमने एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल कर रखा है, ट्राइग्लिसराइड कर रखा है, या लीवर में स्टार्ट हो गई कोई प्रॉब्लम। तो ये छोटी मोटी जो दिक्कतें हमारे शरीर के अंदर होती हैं, हम उनको ध्यान नहीं देते, टेस्ट नहीं कराते, और हम शादी भी कर लेते, शादी के बाद बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, और हम खुद फिट नहीं थे, तो बच्चों में कुछ ना कुछ बीमारी आ जाती है। तो बीपी की कई आजकल कई लोगों में मिलेगी, उनके पिताजी को बीपी था, उनके माता जी को था, या उनके दादाजी को था, आज उनको भी है। तो इस तरह से भी ये दिक्कतें आपको मिलेंगी। ब्लड प्रेशर की देखना, बुढ़ापा, बढ़ती उम्र में हार्ट, हमारे जो हार्ट की मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं या सख्त हो जाती हैं। उधर ब्रेन का भी ऐसे होता है, ब्रेन की जो मसल्स हैं या ब्रेन के जो टिश्यूज है, वहाँ का सॉफ्टनेस, जो लचीलापन है वो कम हो जाता है, जिससे कि हमारा हार्ट या ब्रेन अच्छे से काम नहीं करते हैं। इस वजह से भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। दूसरा, हमारा किडनी, लीवर, ये सारा कुछ जो अपना अपना प्रोसेस होता है वो अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा चीजें जमा होने लगती हैं और ब्लड गाढ़ा हो जाता है। इसलिए बढ़ती उम्र में ब्लड प्रेशर ज्यादा मिलेगा आपको देखने के। ब्लड प्रेशर को अब बात आती है, हमने ये समझ लिया कारण क्या है। अब इन कारणों को अगर आयुर्वेद के अनुसार हम समझें, तो हमें कारणों को बेहतर करना पड़ेगा। जैसे ब्लड प्रेशर को ठीक और सामान्य रखने के लिए क्या करें, या कैसे इसको सामान्य रखें। रोज हमें टहलना चाहिए, घूमना चाहिए, और दौड़ना चाहिए, और इसमें बताया हर दिन कम से कम 30 मिनट तेज चलें या योग करें, कम नमक खाएं, वजन को नियंत्रित रखें, तनाव को घटाएं, है ना। अगर कोई धूम्रपान या नशा इस तरह का सेवन करता है, तो उसको छोड़ें। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक दुनिया और भारत में सबसे बड़ा खतरा है। आज एक तिहाई दुनिया में जितनी भी मौतें होती हैं, एक तिहाई मौतें
वो ब्लड प्रेशर के कारण होती है, जिसमें हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अगर हम वैश्विक स्तर WHO के अनुसार या किसी और कोई भी आज डाटा निकाल रहा है, तो ये आंकड़े नहीं, सच्चाई है। और हम इसका अनुमान लगा सकते हैं अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने सिटी के जरिए, कि हमारे सिटी में देखो हॉस्पिटल जाते हैं लोग, तो वहाँ देखो क्या हाल है। मतलब कई हॉस्पिटल ऐसे हैं कि हॉस्पिटल में एक एक दिन में कई कई लोग की डेथ होती है, कोई आ रहा कोई जा रहा, ऐसे होता रहता है ना। अगर ये जो बताया है ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है CVD है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हार्ट की जो ये बीमारी है, तो इसे वर्ल्ड स्तर पर इसके अब बहुत खतरनाक आंकड़े आपको मिलेंगे देखने को। तो विश्व स्तर पर हर साल 1 करोड़ 98 लाख लोग कार्डियोवास्कुलर बीमारी से जान गंवाते हैं, जो दुनिया की कुल मौतों का लगभग 32% है। मतलब मैं जैसे आपको बता रहा था कि दुनिया में जितनी मौतें हो रही है, मतलब बिल्कुल फिट व्यक्ति आज के समय में कोई मौत ही नहीं हो रही है, जो बिल्कुल फिट हो और आराम के साथ डेथ हो रही हो। सब बीमारियों के कारण डेथ हो रही है, एक्सीडेंट छोड़ते हुए, दुर्घटना छोड़ते हुए, है ना। तो ये 1/3 है जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो रही है पूरी दुनिया में। मौतों के आंकड़े आप देख सकते हैं, ये आप निकाल सकते हैं गूगल से। भारत में हर साल लगभग 28.6 लाख से 31.6 लाख लोगों की मौत हृदय रोग और स्ट्रोक के कारण होती है। भारत की कुल मौतों का लगभग 27% है ना। अच्छा, पहले ये बीमारी ना बढ़ती एज में थी, लेकिन अब कम उम्र में भी आपको देखने मिल रहा होगा। कई जगह 6 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 10 साल, 20 साल की एज में, 40 साल की एज में, 50 साल की एज में। तो मतलब अगर यहाँ भारत में होने वाले कुल हार्ट अटैक का लगभग 50% हिस्सा 50 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों में, और करीब 25% हिस्सा 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं में देखा जाता है। अगर ये ये बीमारी पहले अधिकांश जो आती है, हार्ट अचानक साइलेंट हो गया, ये बिल्कुल लास्ट टाइम पे आती थी जब हमारे बड़े बूढ़े काफी डेथ, मतलब काफी एज हो जाती थी, 100 वर्ष हो गए, 110 हो गए, 120 हो गए। तो उस समय पे सबको पता होता था कि हाँ देखो अब ये इनका अंतिम समय चल रहा है, और अचानक से उनका सांस रुक जाता था। लेकिन ये आजकल युवाओं में और युवाओं से नीचे भी बच्चों तक में ये बीमारी देखने को मिल रही है। तो इसको ठीक रखने के लिए हम संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तनाव मुक्त जीवन, समय समय पर BP की जांच, स्वस्थ हृदय, सुरक्षित जीवन। हमारा दिल क्या है? हमारी दिल वो घड़ी है जो हमें आगे चलाती रहती है। जिस दिन ये दिल की घड़ी बंद, उस दिन हमारा सब कुछ बंद। तो यहाँ एक लाइन दी गई, सुधर जाओ अभी भी समय है। क्योंकि कई लोग इग्नोर करते रहते हैं चीजों को और सुधरना पसंद नहीं करते। BP9 हमारा जो कैप्सूल है, वो आपको कई बार क्या देखो, ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड प्रेशर की दवाई देते रहेंगे, है ना, जब तक मैं MBBS डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर किसी मरीज, कोई मरीज जाता है ना ब्लड प्रेशर को लेकर के, तो जब तक वो ये ना कह देना मेरी साइड में दर्द है, या मुझको यूरिन आने में तकलीफ है, या मेरे पैरों में स्वेलिंग हो आने लगी है ना, जब तक कोई और दिक्कत को बता नहीं देते, तब तक तो वो डॉक्टर कुछ नहीं करते। आप BP की समस्या को लेके गए तो BP का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ECG चेक, ECG करा लेंगे, है ना, कि क्या एवरेज आ रही है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ये सब करा लेंगे। उसके बाद भी ट्रीटमेंट आपको ब्लड प्रेशर का ही देंगे खाली। जब आप बोलोगे कि हाँ मुझे ये समस्या है, पेट की समस्या है, तो डॉक्टर बोल देंगे कि जाओ पेट वाले डॉक्टर के पास चले जाओ।
या फिर मेंटो बीएसआर या कोई गैस की कोई ना कोई दवाई लिख दें। लेकिन हमारा जो BP9 है उसके अंदर 9 जड़ी बूटी है। BP9 का मतलब है ब्लड प्रेशर के लिए 9 जड़ी बूटियों का एक कॉम्बिनेशन, है ना। तो 9 जड़ी बूटियां इसके अंदर, अर्जुन है, गूगल है, लहसुन है, अश्वगंधा, मुलेठी, आंवला, गिलोय, सर्पगंधा और शंखपुष्पी। तो ये बहुत ही अच्छा शानदार फार्मूला। तो 9 जड़ी बूटियों में अर्जुन को सभी जानते हैं। मुख्य काम, दिल की दवाई, दिल मजबूत करे, हार्ट मसल्स को ताकत देता है, हार्ट फेलियर में बहुत लाभकारी। हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से भी हार्ट फेलियर होता है, क्योंकि मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी और वो नॉर्मल नहीं होंगी, तो मतलब जो लचीलापन या उसको पकड़ बनाए रखना, हर चीज जो होती है हमारी मसल्स मसल्स के अंदर, एनर्जी लेवल नॉर्मल है नहीं है। तो हमारी मसल्स जितनी स्ट्रांग होती हैं उतना ही हमारा कोई भी ऑर्गन स्ट्रांग रहता है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल अर्जुन करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लॉकेज साफ करता है, धमनियों में जमी चर्बी कम करने में मदद करता है, घाव भरने में, अंदरूनी कोई चोट अगर लग जाती है हल्की फुल्की कहीं, तो उसमें भी अर्जुन मदद करता है। दूसरा, गूगल, मुख्य काम गूगल का चर्बी और जोड़ों के लिए है। कोलस इसको समझेंगे, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा घटाए, मेटाबॉलिज्म तेज करके फैट बर्न करता है, गठिया और सूजन, कहीं भी अंदरूनी इन्फ्लामेशन है, चाहे वो जोड़ों का दर्द उसकी वजह से, चाहे जोड़ों का दर्द हो, गाउट अर्थराइटिस हो, तो इनमें भी गूगल राहत देता है। थायराइड, थायराइड कुछ ये गूगल, मतलब कुछ पेशेंटों में, कुछ हकीमों ने मुझे, पहले मैंने देखा था तो उन्होंने गूगल बताया था कि आप उनको जो है क्या चलते हैं आपके प्रोडक्ट में, ये गूगल है क्या डला हुआ। तो ऐसे हमें मिलते हैं ये जानने के लिए। तो थायराइड के मरीजों में भी हाइपोथायराइडिज्म में फायदेमंद रहता है, जिसके हार्मोन्स भी बैलेंस करने में मदद करता है। तो हाइपोथायराइड मोटापा उसमें बढ़ता है, तो ये मतलब मेटाबॉलिज्म को तेज करके सपोर्ट करता है मोटापे को कम करने में। खून साफ करें, फोड़े फुंसी शरीर में कहीं भी हैं, मुहासे हैं, स्किन इंफेक्शन में लाभ गूगल करता है। लहसुन, तो लहसुन को हमने सुना होगा कि लहसुन, बहुत चीजें हम सुनते आए हैं और कुछ चीजें ऐसी हम सुनते नहीं आए, देखते आए हैं, तो हमें पता नहीं, भूल जाते हैं हम। जब आ गए हमारे बड़े बूढ़े, नॉलेज को ना दे करके सिर्फ ये हम खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं क्यों नहीं खा रहे उसका कोई मतलब नहीं, तो हमें लगता है मसालों के लिए, टेस्ट के लिए हम चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लहसुन हमारे घर के भोजन में अब से नहीं, पहले से चलता आया है। तो लहसुन बहुत ही जबरदस्त है, मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। तो BP कंट्रोल करने में नेचुरल ब्लड प्रेशर की गोली, एक तरह से लहसुन जो है एक तरह से गोली है। खराब कोलेस्ट्रॉल घटाता है, दिल की बीमारी का खतरा कम करता है, सर्दी जुकाम एंटीबैक्टीरियल और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। एंटी बैक्टीरियल है, जो मौसम चेंज होता रहता है तो ऐसे में बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, और अगर हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो वो इन्फेक्शन, वो वायरल, वो बैक्टीरिया, वो हमको नुकसान पहुंचाता है। तो ये दोनों काम करता है, एंटी बैक्टीरियल भी है, बैक्टीरिया को तो मारेगा ही लेकिन इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, और पेट के कीड़ों को साफ करने में मदद करता है। आगे चौथी जो इसके अंदर औषधि है वो अश्वगंधा। अश्वगंधा को हमने अलग अलग पढ़ा होगा, हमारे तिवारी सर के माध्यम से भी, हमारे असली सर के माध्यम से भी, सभी लोग अलग अलग लोगों ने कई बार अश्वगंधा के बारे में बताया है। तो कोर्टिसोल घटाने में, है ना, एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने में अश्वगंधा बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। ताकत और स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। नींद लाए, अनिद्रा की किसी को दिक्कत है, नींद अच्छे से नहीं आती, तो वो नींद को लाने में भी अच्छा मदद करता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में
रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो अश्वगंधा बहुत ही शानदार जड़ी बूटी है। मुलेठी। मुलेठी, मैं संगीत में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं संगीत में जाता था, तो कई बार ना गले में भारीपन या उसमें ठंडा पानी पी लिया कहीं, तो गले में कुछ शिकायत लगती थी, तो गले के लिए बड़ा शानदार था मुलेठी को। हम ऐसे भी मैंने ऐसे भी चूसा है। लेकिन आपको एक शानदार बात बताऊं, मैं हमारे अमरोहा सिटी से हूँ मैं। तो अमरोहा के अंदर मैं एक बहुत फेमस दुकान है ना, उस पे से मुलेठी को लाया ना, तो उसमें मैंने लकड़ी को पीसा तो है नहीं, पीस के मैं खाता नहीं हूँ, चूस के खाता था। तो मैंने जो उसमें से लकड़ी निकाल के एक एक करके चूसी, तो कई उसमें लकड़ी जो ना, तीन चार जो टहनी थी, वो पता नहीं किस चीज की थी। ऐसा लगा मुझे सहतूत की उसमें मिला दी काट के। तो आजकल औषधियाँ भी प्योर नहीं बची है। अगर हम मार्केट में जाते हैं, तो एक सालम पंजा बताऊंगा मैं आपको। एक सालम पंजा, एक हकीम जी ने, मैं हसनपुर में बैठा हुआ था, हकीम जी ने एक मरीज को लिख दिया। अब वो दुकान पे से लेके आए, तो उन्होंने जब वो जड़ी बूटी हकीम जी को दिखाई, तो हकीम जी बोले, यार ये सालम पंजा जो है ना, ये मतलब नकली है। क्या नकली? मतलब इस तरह का वो जड़ी बूटी होती है हाथ के पंजे की तरह, तो वो नकली बना के दे रहे हैं। और वो जब बोले ना, देखो चाहे से खा करके देखो, तो वो मैंने मुंह में दिया, तो वो मैदा मैदा का बना हुआ। अब बताओ उसमें क्या क्या लगाया होगा, बड़ा शानदार लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी पेड़ से ये टूटा हुआ है। तो मार्केट में औषधियाँ भी प्योर नहीं मिल रही है, तो कई जगह हम धोखा खा जाते हैं। अच्छा, मुलेठी सर्दी खांसी गले के लिए बहुत अच्छा है। एसिडिटी को, अल्सर, पेट में अल्सर है, पेट के अंदरूनी परत में कोई दिक्कत है, उसको आराम पहुंचाता है। इम्यूनिटी बूस्टर है, सर्दी खांसी जुकाम में ये मदद करता है। सिक्स जो हमारी औषधि है, वो है गिलोय। गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसे जब स्टार्टिंग फेज में डेंगू डेंगू चला था ना, तो उस समय इसकी ताकत का पता लगा था कि गिलोय ही बुखार उतार रही है, गिलोय ही प्लेटलेट्स बढ़ा रही है। तो गिलोय के अंदर है क्या? गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर है। तो समझ लो, हमारे अंदर जब इम्यूनिटी लो होती है, तो हमें बाहर के जो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो लगते हैं, और हमारी इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाता। लेकिन ये सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, इसलिए ये मदद करता है। दूसरा, लीवर और खून को साफ करता है। लीवर के अंदर कोई दिक्कत है, उसको भी ठीक करता है। तो मैंने देखा था अपने एक्सपीरियंस में, जब प्लेटलेट डाउन होती है, तो लीवर पे इंफेक्शन बढ़ता है। तो इसलिए गिलोय कामयाब हुई थी, सक्सेस हुई। तो एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। अंदरूनी सूजन अगर कहीं बन रही है, तो गिलोय उस सूजन को भी ठीक करता है। सेवन जो नंबर है हमारा, आंवला जड़ी बूटी डली हुई है। मुख्य काम विटामिन सी और एंटी एजिंग का काम करता है हमारा आंवला। ये इम्यूनिटी बूस्टर है। बाल और त्वचा के लिए बहुत अच्छा है आंवला। पाचन के लिए बहुत अच्छा है। आंखें और शुगर, अगर किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज को मैनेज करने में मदद करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। तो आंवला को हमें आंख मीच के खाते रहना चाहिए, पीते रहना चाहिए। तो आंवला इसके लिए, इसके अंदर डला हुआ। और सर्पगंधा, मुख्य काम है बीपी और दिमाग के लिए मदद करता है। बीपी को धीरे धीरे नॉर्मल करता है, बहुत असरदार है। नींद नींद में नींद और शांति। कई लोग शांति ना, उत्तेजित लोग होते हैं, उन्हें जल्दबाजी रहती है, भाग दौड़ रहती है, लेकिन शांति से उस काम को करना नहीं आता। तो शांति के लिए बहुत अच्छा है ना। चिड़चिड़ापन दूर करता है। मानसिक रोग, तनाव, पागलपन, मिर्गी आयुर्वेद में यूज होता है। जहर उतारने में, मतलब खून में वो कहते हैं कि खून में गर्मी ज्यादा है, तो मतलब खून की गर्मी को शांत करने में मदद करता है। अच्छा, ये सांप बिच्छू के काटने पर ही प्रयोग होता है, लेकिन सांप बिच्छू का, भगवान करे किसी को ना काटे, लेकिन काट ले, और सर्पगंधा के चक्कर में बैठे रहना, ये भी आज के समय में उचित नहीं है। क्योंकि
हमारे बॉडी में अलग अलग चीजें हो चुकी हैं अब हमें एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर या अच्छे वेलनेस कोच बनने की जरूरत है। और बिना किसी की राय के ये कोई भी जड़ी बूटियां, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस रहा है, कई लोगों को आयुर्वेद से भी नुकसान हुए हैं। लेकिन वहीं अगर हमें सही डोज और सही चीज का ज्ञान हो तब आयुर्वेद रिजल्ट देता है। नाइन्थ जड़ी बूटी है हमारी, वो है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी हमारे याददाश्त, एक एकाग्रता, आईक्यू लेवल, है ना, इन सबको बढ़ाता है। बच्चों और स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। जो बच्चे पढ़ाई एजुकेशन में हैं तो दिमाग का ज्यादा यूज होता है, तो ऐसे में शंखपुष्पी बहुत मदद करती है। स्ट्रेस कम करती है, नर्वस सिस्टम को शांत करती है ना। डिप्रेशन ज्यादा हो रही है तो शंखपुष्पी हमारे दिमाग के लिए बहुत शानदार है। किसी को नींद अच्छी नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, तो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमी करती है। मतलब जो हमारा हमें लगता है कि हमारी बहुत ज्यादा एज है, तो ऐसे में भी बहुत ज्यादा एज लगती है, और एज नॉर्मल है लेकिन दिखने में थोड़ी ज्यादा लगती है, तो ऐसे में सब कुछ भी बहुत मदद करती है। तो ये सब मिश्रण जो है, कई लोग होते हैं ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं लिया, बस गूगल से या कहीं से उठाया और उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कई बार इसके नुकसान भी लोगों को देखने को मिले। कोई भी दवा बिना हमारे अच्छे वेलनेस कोच की राय के बिना ना लें। लेकिन आपको अगर किसी डॉक्टर वेद या फिर अच्छे हमारे डॉक्टर नेचर के वेलनेस कोच के द्वारा ही इनको यूज करें, मार्केट वगैरह से ना लें आपको। वरना मुलेठी जैसे, अगर हम अभी मुलेठी की बात कर रहे थे, मुलेठी बीपी और बढ़ा देगी। अगर इसकी डोज थोड़ी सी आपने ज्यादा ले ली तो क्या करेगी मुलेठी, ब्लड प्रेशर को और बढ़ा देगी। तो एक फार्मूला है पूरा 9 जड़ी बूटियों का, जो हमारी रिसर्च टीम ने इसको बनाया है, तैयार किया है। तो फाइनली इस सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि अर्जुन एक काम करता है, ठीक है, हमने मान लिया कि अर्जुन हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है, मतलब उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं अगर अर्जुन और गूगल को मिला दिया जाए तो इसका जो रिजल्ट है वो अलग आएगा। फिर इसमें लहसुन और डाल दिया जाए तो इसका रिस्पॉन्स कुछ अलग आएगा। वैसे हमारी सभी जड़ी बूटियां जो होती हैं उनका फाइनली रेस्पॉन्स जो आता है वो अलग आता है। इसलिए हम डॉक्टर नेचर में इसीलिए हैं कि यहाँ अच्छी रिसर्च टीम है, और वो अगर किसी फार्मूले को बना रही है तो पूरी बॉडी को देखते हुए कैसे क्या होना चाहिए उसको देखते हुए बना रही है। तो दोस्तों, मेरा सेशन आज यहीं तक था, और मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा अपनी पूरी क्लब चैतन्य जीवन की टीम को, जो डेली मॉर्निंग सेशन में आते हैं और अपने टीम्स को भी लाते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है सेशन की। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप हर एक सेशन में से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। आप कितनी नॉलेज हो आपके पास, कितनी ही हो, अगर आप सीखने वाले हैं, दिमाग खुला है, तो आप एक पिक्चर को 10 लोग हैं, एक ही पिक्चर है, तो 10 तरीके से सीखते हैं 10 लोग बैठे हैं। तो आपने आज के सेशन से क्या चीज सीखी वो आपके ऊपर डिपेंड करती है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगा, डेली हमें सेशन में आना चाहिए। और बस मैं अपने सीनियर सर को इनवाइट करना चाहूंगा और सभी को थैंक्स करना चाहूंगा। थैंक यू मदर सर, बहुत लाजवाब सेशन था। आपने सही कहा, हम प्रत्येक सेशन से कुछ ना कुछ स्पेशल सीखते हैं, और हमें लगातार सेशन में आते रहना चाहिए, अपनी एजुकेशन को अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि आज का जो जमाना है एआई का जमाना है, अपडेशन का जमाना है। पुरानी चीजें ठीक है, नॉलेज रखो, बट आज का माहौल क्या है, किस तरीके से
आयुर्वेद कहाँ तक ऊंचाइयों को छू रहा है, वो हम जानकारियां इस सेशन के द्वारा मिल रही हैं। और लगभग इस सेशन को चलते हुए 9-10 महीने के करीब हो चुके हैं। तो हर सेशन एक से एक अच्छा रहा है। और आपने आज इसका कॉज बताया, BP9 कैप्सूल के अंदर इसका 9 नेम क्यों है, क्योंकि इसका 9 जड़ी बूटियां। हम सब लोगों ने देखा कि खाली BP के लिए नहीं, अदर डिजीज के लिए और इम्यूनिटी के लिए, डाइजेशन के लिए आयुर्वेद का ये कमाल है। केवल एक बीमारी को कवर नहीं करता है, यह बीमारी को रोकता नहीं है, आने वाली 50 बीमारियों को प्रिवेंट करता है। ये आयुर्वेद की एक अपनी खूबी है। जितनी बीमारियां हैं, जो आने वाली बीमारियां हैं, आयुर्वेद उसको प्रिवेंट करता है। एलोपैथी हम लेते हैं, तो एलोपैथी केवल जिस बीमारी के लिए ले रहे हैं उस बीमारी को एक तरीके से दबाएगा, और साथ साथ आने वाली 4-6 बीमारियां उसके साथ साथ आती हैं। तो ये एलोपैथी की खूबी है। और क्रोनिक डिजीज में तो डॉक्टर लोग भी मान चुके हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके, आयुर्वेद को अपना के, आयुर्वेद भोजन को अपना के, आयुर्वेद को सीख के हम रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा, जिन भी लोगों ने BP9 कैप्सूल खुद यूज करा हो या बाहर किसी को दिया हो, तो वो अपना रेज हैंड कर सकते हैं, अपनी टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं। क्योंकि BP9 अपने आप में बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। और आज देखा जाए तो BP की शिकायत बहुत बड़े लेवल पर है, और उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारा खान पीन, हमारा दिनचर्या, हमारा लिथार्जिक एक तरीके से सेडेंट्री लाइफ, और फालतू की टेंशन लेना, क्योंकि हम चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण होता है। फिर वो जाके अदर डिजीज में, हार्ट से संबंधित डिजीज, ब्रेन से संबंधित डिजीज, एक पूरा लंबा एक साइकिल बनती जाती है। तो अगर हम इन चीजों को समझेंगे तो निश्चित ही आने वाले दिनों में हम अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपने देश के लिए बहुत योगदान दे पाएंगे। तो उसका एक ही मंत्र है कि हम सुबह को मॉर्निंग मंत्र में आए, और टाइम से आए, और इसको सीखने के पर्पज से सीखें। थैंक यू सो मच अमित सर। अ, मैं बीच में आ गया थैंक हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगा कि मदन जी ने इतना अच्छा सेशन किया है तो उस पर थोड़ी सी और बात हो जानी चाहिए। और आपने भी, क्योंकि आप तो प्रीमियम लॉयल्टी को चला रहे हैं, आपने और बहुत सारे साथियों ने BP9 के बहुत सारे अच्छे रिजल्ट लिए हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे सेशन में हम अधिकांश टाइम पर ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो किसी भी वजह से आने में थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो थोड़ा लेट होने की वजह से कुछ जरूरी चीजें उनसे छूट जाती हैं। तो अगर आप सब लोग रेडी हैं, फटाफट से यस लिख दीजिए अगर रेडी हो। तो एक समराइज करने के लिए कि क्वेश्चन आंसर के सेशन में क्या क्या बातें हुई हैं, क्या डिस्कशन है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा रिजल्ट देता ही है, लेकिन BP के बढ़ने की वजह, ठीक है, और बहुत सारे कारण क्या हो सकते हैं BP के बढ़ने के, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन आंसर में बातचीत कर लेते हैं, जिससे कि सब लोगों को इजी हो जाए और एक बार याद करना समझना जो है आसान हो जाए। तो आप सब लोग अगर उसके लिए रेडी हैं तो मैं अपने सवाल जवाब आपसे पूछने शुरू करता हूँ। तो आर यू रेडी? तो ये शिताब सर ने भी लिख दिया है और मदन सर ने भी लिख दिया है कि आप लोग रेडी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मेरी पहली बात, क्या पतले व्यक्ति को, जो लोग दिखने में पतले होते हैं, उनको BP, हाई BP हो सकता है या नहीं हो सकता है? जो पतले लोग होते हैं उनको हाई BP हो सकता है, नहीं हो सकता है? आप लोगों ने लिखा यस यस यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। BP को कई बार आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है, यानी कि जब BP बढ़ता है तो आपकी बॉडी के किस किस पार्ट पर इसका असर आएगा। ठीक है। कई बार लोग ना, बहुत सारे लोगों को आज भी मैं देखता हूँ BP को बहुत ना कैजुअल लेते हैं, टेबलेट के साथ काम चल रहा है, लेकिन इसके कौन कौन से आपके बॉडी के ऑर्गन हैं, पार्ट हैं, जिस पर इसके बड़े भयंकर और गंभीर रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वो बॉडी के पार्ट, वो अंग हमारे, ठीक है, जिस पर बड़े असर नजर आ सकते हैं, हार्ट पर आ सकता है, ब्रेन पर आ सकता है, और कहीं आएगा, एग्जैक्टली किडनी पर भी आ सकता है, ब्रेन पर, हार्ट पर आएगा, माइंड पर भी आएगा, क्योंकि हेडेक भी देता है, सीवियर हेडेक भी कई बार देता है, माइंड, हार्ट, किडनी। वेरी गुड। यानी कि सब लोगों को ये बात पता है कि जब भी BP बढ़ेगा, और BP के बढ़ने में क्या हो सकता है, क्या BP के बढ़ने में आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है? क्या BP अगर हमारा बढ़ा है, एक बार बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेगुलर एक ऐसी चीज की बात कर रहा हूँ, यस यस यस, हो सकती है, बहुत बढ़िया। ठीक है।
तो आप में से अधिकांश लोगों ने देखा होगा। अच्छा बताइए, फटाफट आप बताइए, क्या आप ऐसे लोगों को आपके सर्किल में जानते हैं, या आपने ऐसा सुना है कि उनका बीपी ज्यादा रहता था, उसकी वजह से उनको किडनी की, या उनको हार्ट की, या उनको कोई भी, जब किसी भी व्यक्ति का बीपी लगातार 2 3 4 5 साल तक बढ़ा रहता है, यानी कि बढ़ा रहता है, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा रहता है, जो भी एक्चुअली अभी आपने देखा था 80 120 की बात चल रही थी, अगर 140 150 160 रहने लगे और 140 50 नॉर्मल हो जाए बीपी, तो फिर आगे चलकर बहुत सारी परेशानी हो सकती है। ठीक है, आपने ऐसे सारे लोगों को देखा है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करता और वो बीपी की सिर्फ टेबलेट से काम चलाना चाहता है, तो क्या ये सही है? अगर किसी को, जैसे मेरे कुछ पार्टनर हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको सिर्फ टेबलेट पर, नहीं 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 नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या अगर हम एक्सरसाइज करना शुरू करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, योगा, जिम, सुबह को टहलना शुरू करें, आधा घंटे इनमें से कुछ भी करें, तो हम अपने बीपी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं? बीपी को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम टहलना शुरू करें, योग करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, योगा, प्राणायाम, आसन अगर करना शुरू करें, तो हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या एक नमक बड़ा कारण हो सकता है? कुछ लोगों में आपने देखा होगा, अधिकांश खाने के ऊपर डालकर नमक खाते हैं, सलाद में ऊपर से नमक डालते हैं, और नमक कुछ लोगों को ज्यादा तेज खाने की आदत होती है। नमक 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 एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि क्या हम नमक को खत्म करके खाली, या नमक को कम करके, या नमक सिर्फ एक कारण है बीपी के बढ़ने का? अगर मतलब हम खाली, जैसे एक बार बीपी बढ़ना शुरू हो गया, नमक को खत्म कर दें, तो अब वो मैनेज हो जाएगा? सिर्फ सिर्फ अब अगर एक बार बीपी आपका बढ़ना शुरू हो गया, तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एज ए वेलनेस कोच, हमें हमारे लोगों को पहली जो टिप देनी चाहिए, या जो हमें हमारी लाइफ स्टाइल में सबसे पहले हमें खुद के ऊपर अपनाना चाहिए, हमें नमक के सेवन को कम करना चाहिए, और अपनी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनको भी नमक कम खाने की सलाह देनी चाहिए, उनको भी नमक कम खाने की सलाह देनी चाहिए, और इसके ऊपर काम करना चाहिए। एग्जैक्टली, यस, जरूर, आज से हम इस काम को करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये आज से हम इस काम को करना शुरू करेंगे। वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है, या कई बार देखा है बहुत सारे लोगों में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, सोचने की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करते करते वो लगातार देखते हैं, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस बढ़ता रहता है। तो स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो क्या बीपी शूट होगा, बीपी बढ़ेगा? नमक और चीनी दोनों हम बंद करेंगे, बिल्कुल मैम। तो स्ट्रेस अगर कोई भी व्यक्ति लेगा, तो हमें पहली राय जो देनी चाहिए, अच्छा, नींद का प्रॉपर ना होना, जैसे कि बहुत सारे लोगों की नींद जो है वो एंजाइटी की वजह से, रात में बार बार आंख खुलने की वजह से, लेट सोने की वजह से, सर्गाडियन बिगड़ने की वजह से नींद जो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर नींद डिस्टर्ब होगी हमारी, तो डेफिनेटली उसका फर्क बीपी पर आएगा। अगर हम किसी भी व्यक्ति की नींद बहुत लंबे टाइम तक, यानी कि 1 2 10 महीने दिन की बात नहीं हो रही, ठीक है, यानी कि अगर हमारी नींद डिस्टर्ब होगी, तो ओवरऑल हमें कुछ बातें अभी इस सेशन से समझ में आती हैं, आज जो मदन जी ने किया। पहली बात, अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो प्रॉब्लम हमारे साथ होने वाली है। ठीक है, हमें बीपी या कोई भी और दिक्कत लग सकती है, डायबिटीज की तरफ भी हम जा सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। नमक ज्यादा खाते हैं तो भी बीपी के बढ़ने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अगर हमारा लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया नहीं है, सर्काडियन बिगड़ा हुआ है, ठीक है, तो बीपी की दिक्कत हो सकती है। एक बार बीपी बढ़ेगा तो हमारे हार्ट के ऊपर, हार्ट, किडनी, ब्रेन के ऊपर जो है उसके गंभीर परिणाम आ सकते हैं। ये सारी चीजों को आज हमने जाना, आज हमने समझने की कोशिश करी। एक सवाल और, अगर एक बार आदमी का, किसी का बीपी बढ़ना शुरू हो जाए, तो क्या उसे अब आजीवन या हमेशा बीपी की दवाई लेनी पड़ेगी? अगर एक बार बीपी बढ़ना शुरू हो गया और उसने मेडिसिन लेनी शुरू कर दी, तो क्या अब लेनी पड़ेगी? नहीं, अगर वो कंट्रोल करता है, सही तरह से मैनेज करता है, तो उसको नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके अलावा एक चीज और, कि हाई बीपी ज्यादा नुकसानदायक है या लो बीपी? इसमें अगर ये थोड़ा सा आपको क्लियर करना पड़ेगा इसमें, लेकिन आपके हिसाब से, आपकी थॉट के हिसाब से, कौन सा बीपी ज्यादा खतरनाक है, हाई बीपी या लो बीपी? हाई बीपी या लो बीपी? हाई बीपी, हाई बीपी, हाई बीपी एलोपैथ हमेशा लेनी पड़ेगी अगर लेनी है। लो बीपी, दोनों ही खतरनाक हैं, डिपेंड करेगा। ठीक है, दोनों ही खतरनाक हैं अलग अलग जगह पर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाई बीपी, लो बीपी। ठीक है, ठीक है। एक चीज और, एक चीज और, लो बीपी को मैनेज करना ज्यादा आसान है हाई बीपी को? आज हमने हाई बीपी के ऊपर बात करी थी, ठीक है। लो बीपी को मैनेज करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है या हाई बीपी को? ये क्या है? लोको, 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 लोको।
भी ऐसा कारण जो आपको पता हो कि लो बीपी को हम इजीली इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, या बीपी किसी का लो हो रहा हो तो उसको मैनेज किया जा सकता है? थोड़ा बहुत देखिए, ज्यादा तो, अगर ज्यादा फर्क आता है लो में या हाई में तो वो तो ज्यादा नुकसानदायक है, लेकिन कंपैरेटिवली लो अगर थोड़ा बहुत डाउन रहता है, जैसे आप अधिकांश लोगों में देखेंगे, युवाओं में देखेंगे, 80 120 की जगह आपने ऐसे भी पैरामीटर मैंने देखे हैं जहाँ 65 या 110 रहता है, 60 100 रहता है, 70 110, जैसे मेरा बीपी हमेशा 70 110 रहता है। तो इसमें कभी कोई रिस्क नहीं है, या 10 ऊपर बढ़ा रहता है, लेकिन ऊपर बढ़ने में हमेशा ज्यादा चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि वो और ज्यादा शूट ना कर जाए। बहुत बढ़िया। क्या हम हमारा BP9 लो बीपी और हाई बीपी दोनों में दे सकते हैं, या सिर्फ हाई बीपी में दिया जाएगा? हाँ, ORS, पानी या चीनी है, ठीक है, इससे मैनेज किया जा सकता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, नमक चीनी गोल काम करता है। तो हमारा जो ये है, ये दोनों में काम करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हमें क्या हुआ कि आज के सेशन में हमने जितनी चीजें जानी समझी वो क्लियर हो गई। कहाँ कहाँ काम करता है, किस किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है, ब्रेन की डिजीज हो सकती हैं। अच्छा, एक और चीज, एक बीमारी या अधिकांश लोगों पर आपने सुना होगा, अगर सर्कल जितना बड़ा होता है उसके हिसाब से पता लगता है, पैरालाइज, अचानक से पड़ने वाले पैरालाइज में भी क्या बीपी का रोल है? ठीक है, क्योंकि कई बार आप देखते हैं एक आदमी की बॉडी का आधा शरीर काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो है, एक आदमी की बॉडी का शरीर काम नहीं कर रहा, आधा पार्ट बिल्कुल सुन्न हो जाता है, काम नहीं करता, ये हाई बीपी, यस यस यस। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको पैरालाइज के अटैक से आने शुरू हो जाते हैं, हल्का पड़ता है, कोई पहले शुरू में लगता है हमारी बॉडी काम नहीं कर रही, तो उनका बीपी मॉनिटर करना हमारे सबसे ज्यादा जरूरी है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। अभी हमारे बीच ऐसे कोई साथी जिन्होंने बीपी को खुद यूज किया हो, पहली बात, ठीक है, कंट्रोल हुआ हो, खुद यूज नहीं किया, किसी को घर में करवाया हो, उनको फायदा मिला हो, कोई बात नहीं। अगर इनको भी नहीं मिला, किसी पेशेंट को दिया हो, किसी व्यक्ति को दिया हो, और वहां से अच्छे कमाल के रिजल्ट सुनने मिले हैं, ब्रजेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओवर टू यू, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते नेचर एवरीवन। नमस्ते नेचर। बीपी के केस में मेरे पास अच्छे रिजल्ट है, 2 3 रिजल्ट है मेरे पास। और बीपी के जो बीपी का जो अपना प्रोडक्ट है, और जो सामने वाले को प्रिकॉशन देना होता है, उसमें सिर्फ 3 ही चीजें जो मुझे लगा कि की पॉइंट है। जैसे अपने प्रोडक्ट जो है, अगर सिर्फ किसी को बीपी है तो BP9, अश्वगंधा और हेल्दी हार्ट, सिर्फ 3 प्रोडक्ट दिया जाए। और उससे सिर्फ 3 ही चीजें बोला जाए कि आप 3 चीज अपने स्तर से करेंगे, कि आप सुबह जो है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, नमक कम खाएं, और नींद पूरी लें। मतलब 3 चीजें हम अपनी तरफ से, 3 प्रोडक्ट हम अपनी तरफ से देते हैं, और 3 चीजें उनकी तरफ से करवाते हैं, और पूरी तरह से बीपी जो है वो कंट्रोल हो जाती है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, और बिल्कुल सही आपने बताया। अभी हमारे बीच में सोनिया मैम का रेज हैंड है, मैम प्लीज वेलकम। नमस्ते नेचर सर। सर नमस्ते निखिल। बीपी 9 का मैंने भी रिजल्ट लिया है अपने हस्बैंड के ऊपर ही। मेरे हस्बैंड को मैं सर शुरुआत से जब से हमारी शादी हुई है मैंने देखा है कि उनका जो बीपी है वो हमेशा रेगुलरली 140 की 140 160 की रेंज में ही रहता था। तो कई बार डॉक्टर से भी कंसल्ट किया इसके बारे में, तो डॉक्टर्स कहते थे कि इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनका बॉडी का रूटीन ही है, ऐसा ही होगा रहेगा, ये है वो है। बट यहाँ पे आने के बाद में मैंने अपने हस्बैंड को सर BP 9 कंटिन्यू करवाया 2 महीने। इसके साथ में कुछ और चीज़ें भी दी, जैसे सर ने भी बताया, अश्वगंधा दिया, और एक बॉटल मैंने उन्हें सर अपने हेल्दी हार्ट की भी दी है। लेकिन अभी जो मैं रिजल्ट देख रही हूँ कि उनका जो बीपी की रेंज है जो मैंने कभी भी नहीं देखी थी इन 12 सालों में, कि 120 के आसपास रही हो, लेकिन अभी उनका बीपी 120 के आसपास ही रहता है। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, बहुत वास्तव में बहुत कमाल का टेस्टिमोनियल है आपका। और सेम यही केस अभी ममतेश मैम, ममता मैम हमारे बीच में है या नहीं है, उनके हस्बैंड जो हैं, ठीक है, ममता मैम को सब लोग जानते हैं, उनके हस्बैंड का बीपी भी हाई रहता था, लेकिन BP9 हेल्दी हार्ट लेने की वजह से अभी उनका बीपी बहुत कंट्रोल रहता है।
और जो उनकी टेबलेट एलोपैथी की चल रही थी वो छूट चुकी है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं मेरे साथ में जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने BP9 को यूज किया है, और ममता मैम हमारे बीच में, उनका हैंड रेज है, एक बार उनको भी सुनते हैं, जिनको बड़े कमाल के रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिले हैं। ममता मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका भी ना। नमस्ते नेचर सभी को। नमस्ते नेचर। हाँ मैम, सर मैं भी बताना चाहूंगी जो सोनिया मैम ने बताया, सेम मेरे यहाँ भी यही कंडीशन थी कि मैंने भी कभी उनका बीपी ना 150 और 100, 150 नीचे का रहता था, 90 या कभी 100 या कभी 110 इस टाइप से रहता था। और मैंने कभी उनका ये लो देखा ही नहीं था। और जांच तो हमने कई सारी करा ली थी, हार्ट की भी करा ली, किडनी की भी करा ली। उनको किडनी स्टोन था ना, तो इस चक्कर में डॉक्टर कहते थे कि उससे होगा, लेकिन जब किडनी स्टोन भी खत्म हो गया तब भी बीपी नॉर्मल रहना नहीं शुरू हुआ। तो यहीं से मैंने, और मैम ने तो अभी तक BP9 दिया भी नहीं है उनको। मैंने तो सिर्फ हेल्दी हार्ट और अश्वगंधा ही दिया था, और इन दोनों चीजों से ही उनका कंट्रोल हो गया था, और अभी ठीक रहता है। तो इसके अच्छा, बहुत कमाल के रिजल्ट है। एक सवाल आप जी दोनों से मुझे पूछना है। मैंने जी। अधिकांशतः ऐसा देखा, जिन लोगों का BP ज्यादा रहता है वो थोड़ा हम्म। सा ज्यादा जल्दी या तो गुस्से में आ जाते हैं, पहली बात ऐसा मैंने महसूस किया है, या उनसे थोड़ी बात करो, डिबेट करो, किसी बात पे डिस्कशन करो और उनके मन की बात ना हो रही हो तो जल्दी हाइपर हो जाते हैं। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया कि हाई BP केस में ऐसा होता है? नहीं सर, मैंने तो कभी कभी आज तक उन्हें गुस्से में नहीं देखा, कभी भी नहीं। ओके। इवन मैं ही ओके, गुस्सा करती हूँ, जब करती हूँ तो वो ये नहीं सवाल करते मैंने आज इसलिए पूछा तक। क्योंकि आपके हस्बैंड हमेशा बड़े शांत लगते हैं मुझे ना, तो मैं उनको हाँ देखता हूँ नहीं, बहुत वो शांत। रहते भी शांत है। वो हाँ। कितनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कभी हाइपर नहीं होते। बहुत जैसे तो ना, बहुत माइल्ड तरह से उसको सुलझा लेते हैं। मतलब पता नहीं क्या गॉड गिफ्ट है उनके पास। उनको गुस्सा नहीं आता, अब मुझे बहुत जल्दी आ जाता है। कोई बात नहीं, एक को आना भी चाहिए। हाँ। सोनिया मैं भी इसमें कुछ वो किया था, उनका कैसा एक्सपीरियंस है मतलब हाई BP के केस, क्योंकि मैंने जितने लोगों में देखे हैं तो वहां हम्म। पे क्या है कि लोग जल्दी डिबेट करते हुए, या उनके मन की बात ना हो, या आप उनको किसी चीज के लिए आर्ग्यू कर रहे हो, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आता है। ये हाई BP केस में मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है। हम्म। आपका क्या कहना है सोनिया मैम हम्म। इसमें? सर बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ऐसा ही है सर मेरे साथ में। ममता मैम आप बड़े ही नसीब वाली हो कि आपने इतनी BP बढ़ा के भी। सच, ठीक है। सच में एनीवेज, सर। थैंक यू सो मच आप लोगों के शानदार टेस्टिमोनियल के लिए। ठीक है, और आज का हम्म। सेशन के लिए मदन गोपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने शानदार तरीके से चीजों को क्लियर किया। मॉर्निंग मंत्रा में ऐसे जी ही जी। आते रहिए, कल एक बड़ा स्पेशल दिन है। ठीक है, डॉक्टर पंकज जी जो है वो दिल्ली आ रहे हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों के पास है, ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाएं। आज ज्यादा से ज्यादा इनवाइटिंग करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल करिए, मैसेज करिए, फोन कॉल करिए, और कोशिश कीजिए कल समय के अनुसार, समय से पहले, ठीक है, जो वहाँ का समय उससे पहले आप वहाँ पहुंचें, सवाल जवाब में अपना पार्टिसिपेशन रखें, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें, जानें, और आगे बढ़ने के लिए लगातार सीखते रहें। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर टू एवरीवन। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए मॉर्निंग मंत्री सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मदन सर।